Now you go towards reading the second book, which is Dr. Joe Vitale and Dr. Hewlin's Zero Limits. सो यस, अब हम शुरुआत करते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम कुछ कुछ है, हैमबर्गर, किलिंग, टोबैको, सिगार्स, हैमबर्गर, सिगार, किलिंग, ऐसा कुछ नाम है बिकॉज उन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट। कल वाला जो हमने किया था वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी आर। तो कल का वो मतलब ऐसा नहीं है कि कल का ही कैरी फॉरवर्ड आज हो रहा है, बट हाँ यहाँ पे जब कल डॉक्टर जो वाइटाले अलग अलग लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने डॉक्टर ह्यूलिन से फिर बाद में पूछा कि मैं वहाँ वहाँ गया था, पोलैंड, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे ये सवाल किया तो मैंने अपनी तरफ से तो जवाब दे दिया, लेकिन आप क्या जवाब देना चाहोगे उस क्वेश्चन का, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था आप वहाँ होते तो अच्छा होता। तो डॉक्टर ह्यूलन ने बहुत अच्छे से जवाब दिया और बताया कि एक फीमेल थी, ग्रैंड मॉम थी, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए प्रे कर रही थी, बट वो उनकी ग्रैंड चाइल्ड के लिए प्रे करती कि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। होपोनोपोनो ऐसे काम नहीं करता, वो अपने अंदर की क्लीनिंग ही करता है कि मैं जब तक 100% जिम्मेदारी नहीं लूंगी तब तक मेरी वो प्रेयर नहीं चेंज होती, शिफ्ट नहीं आएगा। ये करना जरूरी होता है, ये उन्होंने समझाया था। बट आज का टोटली नया टॉपिक टाइप है। लैरी डॉसी said it well in his book Healing Words. We need to recall at these times that prayer, in its function as a bridge to the Yeah, absolute, exactly. has no failure rate. It works 100% of the time unless we prevent this realization by Okay. remaining oblivious to it. तो यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटाले, जो किताब है लैरी डॉसी की लिखी हुई थी, हीलिंग वर्ड्स नाम है ना, तो जिसमें से वो लाइन स्पेशली कोट कर रहे हैं दैट हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट तक ज़रूर से जा रही है, उसकी कोई फेलियर रेट नहीं होती है ना, और वो 100% वर्क कर रही है जब तक हम ये सोचें कि हाँ पता नहीं मैंने प्रे तो किया है, होगा कि नहीं होगा, डाउट के साथ रहें इस तरह से। हाँ जी। One thing bothered me about my work with Dr. Hewlin. As I kept growing and having insights, I worried that all my previous books were wrong and were going to mislead people. In the attractor factor, for example, I praised the power of intention. Now, years after writing that book, I knew intention is a fool's game, an ego's toy, and that the real source of power is inspiration. I also now knew that agreeing to life is the great secret to happiness, not controlling life. Too many people, myself included, were visualizing and affirming in order to manipulate the word. I now knew that that isn't necessary. You're better off going with the flow while constantly cleaning whatever comes up. I began to feel like Neville Goddard must have felt. Neil is one of my favorite mystical writers. His early books were about creating your own reality by running feeling into fact, Turning. by turning feeling into fact. He called it the law in such books as the law and the promise. The law referred to your ability to influence the world with feeling. The promise referred to surrendering to God's will for you. ओके, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। तो पिछले वाले पैराग्राफ में डॉक्टर जो विटाले ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते थे कि अगर आपको ये वाली चीज चाहिए तो आपको वो जरूर मिलेगी, आप रिपीट करो और आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करो कि वो चीज आपकी ऑलरेडी हो चुकी है और वो चीज आपके पास आ जाएगी बहुत आराम से। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नाउ आई वॉज फीलिंग लाइक अ फूल बिकॉज मुझे लग रहा था मैंने इतनी सारी किताबें, बिकॉज ये तो 2021 बुक्स लिख के उन्होंने तब लिखी थी जीरो लिमिट्स, तो कह रहे थे कि मैंने तो अपनी सारी किताबों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखा है कि आप जो चाहोगे वो पाओगे।
है ना। यही वाली किताबें थी उनकी, इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही होती है कि जो आप चाहते हो, अगर आप उस फीलिंग फ्रीक्वेंसी में होते हो तो वो चीज़ आपके जीवन में आ जाती है, वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो। कहते ना वाज फीलिंग लाइक अ फूल दैट वो सारा काम तो मेरा रबिश हो गया सारा, है ना। बिकॉज वो तो सारी इंटेंशन वाली चीजें थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, उसमें इंस्पिरेशन तो कुछ थी नहीं कि अंदर से इंस्पिरेशन आए, और जो ब्लॉकेजेस थे उसको अचीव करने में उसका क्या, अधूरा है ना वो वाला काम। जैसे अगर हमको चाहिए, हमको घर खरीदना है, ठीक है, और हमको ये है दैट हमको इस सिटी में घर खरीदना है, जो भी, जैसे कोई भी चेन्नई में घर खरीदना है, तो आप बहुत टाइम से ये लिंगर ऑन हो रहा है, आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में भी डाला हुआ है मुझे घर खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, और ज्यादा रेजिस्टेंस आता जा रहा है कि अभी तक खरीद नहीं पाए, किराया 50,000, 40,000, 60,000 जाता है, इतना इतना किराया दे रहे हैं, इससे अच्छा हम ईएमआई दे देते हैं, बट वो नहीं मटीरियलाइज हो रहा है ना। फिर आप एकदम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के पास जाओगे तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप इसको अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखो और आप विजुलाइज करो। तो यहाँ पे डॉक्टर जो बैटाले बोल रहे हैं कि वो तो मुझे लग रहा है कि वो अधूरी प्रैक्टिस होती है, वो पूर्ण रूप से तो है नहीं। बिकॉज अगर आपने ये लिखा है कि आपको घर खरीदना है, बट क्या पता अपने 100 जन्मों से लाइक आपका बहुत ज्यादा, आपने हो सकता है कि कुछ 6 जन्म पहले आप इंसान, हम सब इंसान के रूप में ही आए थे, है ना, 84 लाख योनियों में इंसान के रूप में रहते हैं, तो आप इंसान के रूप में थे, और आपने किसी किसी को अपने घर से लड़ाई कर करके निकाल दिया था, मतलब हो सकता है जो भी थे, और उनको, उस परिवार को जो आपके घर में ही रहते थे, पहले तो सिर्फ जॉइंट फैमिलीज होती थी तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही नहीं था, तो वो वाली जो फैमिली थी जिनसे नहीं बन रही थी, आपको लग रहा था कि ये घर मेरा है, मेरा हक है इस घर के ऊपर, और हम ही यहाँ पे रहेंगे और हम ही इनहेरिट करेंगे और ये घर हमारे बच्चों को आगे मिले, और उस परिवार को, हो सकता है आपके देवर का परिवार हो, जेठ जी का हो सकता है माता पिता ही रहते हो उस घर में, आपने उनको निकाल दिया था, उनको घर से बेदखल कर दिया था फॉर वट एवर रीजन्स, है ना। हो सकता है आपके बच्चे ने दूसरे कास्ट में शादी कर ली, पहले बहुत ज्यादा ये सब होता था, आजकल तो सब एक ही होता है, तो आपने उसको घर से बेदखल कर दिया। अब वो कर्म तो वापस आएगा ना, मतलब वो मेमोरी तो मेमोरी के रूप में वो स्टोर हो गया, टॉक्सिक मेमोरी के रूप में, ऑब्वियसली किस तरह की मेमोरी है ये, नेगेटिव मेमोरी है ना, तो वो मेमोरी आपका पीछा थोड़ी छोड़ेगी अभी। तो इट इज नॉट अबाउट कर्मास, बट वो पूरा जो एपिसोड हुआ होगा उसके आगे पीछे भी तो आपके घर में बड़े कॉन्वर्सेशन हुए होंगे कि उसको निकाल दो, मुझे उनकी शक्ल देखना है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तो बहुत सालों से ये सब चल रहा है, तभी तो वो ड्रास्टिक स्टेप लिया है फाइनली कि चलो उनको घर से ही बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। वो मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिटेड है, जिसके कारण अब आप घर लेने की, इस जन्म में आप पैदा हुए, इस जन्म में आप चेन्नई में घर लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वही आपका वर्क प्लेस है, वहीं पे आपका बिजनेस चल रहा है, और आपका बिजनेस भी इतना चल गया लेकिन वो घर नहीं मटेरियलाइज हो रहा, आप उसको खरीद ही नहीं पा रहे हो। वो किस लिए? क्योंकि वो वाली मेमोरी आपके हर जन्म में प्ले कर रही होगी। तब तो हमको पिछले जन्मों में तो होपोनोपोनो प्रैक्टिस के बारे में पता नहीं था, हमको किसी ने नहीं बताया था कि हम उसको, उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं और भगवान की लव लाइट की एनर्जी में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमको पिछले जन्मों में तो किसी ने नहीं बताया था, है ना। इस जन्म में हमको पता लग रहा है, वो भी बड़े होने के बाद, अडल्टहुड में हमको पता लग रहा है ये वाली चीज। तो अब वो वाला जो कर्मा है, तो अभी अपने हालातों को दोष देने से कुछ नहीं होगा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा। आपके पास पूरी पावर है उसको ट्रांसम्यूट करने की, है ना। मतलब जितना भी रिजिड हो, मतलब बिल्कुल जैसे लोहा होता है ना, उसके बार्स है, वो भी आप पिघला सकते हो सिर्फ अपने मन की वाइब्रेशन से, इन 4 फ्रेजेस से। इतनी ज्यादा पावर होती है। तो इंस्टेड ऑफ अपने किस्मत को दोष देना या सोचना मेरे साथ ये वाली चीज क्यों नहीं हो रही है, मेरे साथ ये वाली चीज क्यों नहीं हो रही है, अरे हमको क्या पता हम क्या करके आए, क्या क्या मेमोरीज इकट्ठा करके लाए, बेचारा हमारा सबकॉन्शियस इतनी सारी एनर्जीज, इतनी नेगेटिव मेमोरीज को स्टोर किए हुए, इतने इमोशनल बर्डन से जो लेयर अप होते गए समय के चलते, वो और सख्त होते जाते हैं, दे गेट मोर एंड मोर लेयर्ड, दे बिकम वेरी सीमेंटेड, वेरी हार्ड, एंड दे बिकम वेरी रिजिड। बट इट रियली डजेंट मैटर कितनी भी रिजिड है, तभी तो ये वाली प्रेयर काम आती है। तो जब ये प्रेयर हम करेंगे, हम कितनी भी रिजिड हमारी मेमोरीज हैं, कितनी भी लेयर्ड हैं, लेयर होती गई होती गई होती गई, उसके ऊपर परतें जमती गई है, क्योंकि उसके बाद हमने 7 जन्म और जिए हैं,
उस घर में वो वाला सीन क्रिएट करके जो हमारी मेमोरी में है। तो हमने उन 7 जन्मों में फिर से हमारे साथ कुछ ना कुछ घर को लेके ग्लिचेस आए होंगे कि हमारा घर है वो किसी ने छीन लिया, किसी और ने अपने नाम से कर लिया। वाई? बिकॉज हमने कभी ना कभी ऐसा किया होगा, पता नहीं हमको, और हमको मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपके पास ये वाला जन्म है ना, ये वाली लाइफ टाइम है। इस जन्म में आप आइडेंटिफाई करो कि आपके लाइफ में कौन से एरियाज में आपको शॉर्टकमिंग्स आ रहे हैं, लिमिटेशंस आ रही हैं, लाइक ब्रेक डाउन आ रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करो। हो सकता है कोई पर्सन है जो बहुत डोमिनेटिंग है, हो सकता है कोई काम है जिसका क्लोजर ही नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब ऐसे लग रहा है कब होगा यार, कब होगा, कब होगा, नहीं। लेकिन आपके पास पूरी पावर है कि चाहे वो कितना भी क्रॉनिक है या कितना भी रिजिड है, आप उसको बहुत आराम से ट्रांसम्यूट कर सकते हो। भगवान बहुत दयालु हैं, उनकी ऐसे शक्ति पड़ेगी ना वहां पे कि कितना भी ज्यादा अंधकार वाला एरिया है, कितना भी रिजिड है, कितना भी ज्यादा डार्केस्ट ऑफ द डार्केस्ट एरियाज है, वहां पे ये वाली लाइट आ जाएगी। लेकिन बस गिव अप नहीं करना है बीच में, है ना। अब पता नहीं है कि कितने जन्मों पुराना वो है, कितने लेयर्स जमे हुए हैं। कभी जब पढ़ते होती है 1000 1200 तो फिर जल्दी हो जाएगी आपकी प्रेयर आंसर। लेकिन अगर वो नेगेटिव पढ़ते हैं आपकी पढ़ी हुई है मे बी 1 मिलियन, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो ये टेस्ट ऑफ टाइम भी तो होता है। लेकिन देखो 3 6 महीने भी आपने लगातार कि अगर 6 महीने में डॉक्टर ह्यूलेन अनजाने पेशेंट्स को जो क्रिमिनल थे उनको पूरे जेल से जाके वो समाज सेवा में लीन हो गए। तो अगर वो कर सकते हैं तो ये तो हमारी अपनी जिंदगी की बात है ना। तो हमारी तो और फायर और हंगर होना चाहिए हमको क्लीन करने का। सो इसीलिए बिना अटैचमेंट्स के एक फ्रीडम के साथ, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है मैं कुछ भी कर लूं जब चाहूं। फ्रीडम का मतलब होता है किसी चीज से अटैचमेंट ना हो, है ना, कि आप बहुत अच्छे से क्लीन पाओ, फिर आपके पास प्योर लव होगा लोगों को देने के लिए, अनकंडीशनल लव एंड ऑल। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो नेविल गॉडार्ड का भी रेफरेंस इसीलिए किया है क्योंकि नेविल गॉडार्ड यही सब किताबें लिखते थे ना, कि मतलब हमने सबने जो भी चूज किया है हमारा, बट हम लोग इमेजिनेशन से एंड फीलिंग ऑफ बीइंग इन इट से, हम जैसे नेविल गॉडार्ड को भी आना था जब एलए में वो वॉर करने के लिए उनको चूज किया था। अब वो राइटर एक कहाँ से वॉर करते, एक सोल्जर की तरह उनको रहना ही नहीं आता था। अब वो वहां पे जाके एलए में बैरिक्स में रहते थे। और मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात है, तो बैरिक्स में रहते थे। तो उन्होंने कहा देखो मेरा तो ये काम नहीं है, मेरा तो पीस शांति का काम है, मुझे तो शांति फैलाना है, लोगों को अपनी पावर याद दिलाना है। मैं तो एक राइटर हूँ। और अपने टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच कोच थे वो, उसी पे किताबें लिखी हुई है उनकी सारी, है ना। दैट जो आप फील कर रहे हो वो आप अपने जीवन में देखोगे। अगर आप फील गुड कर रहे हो तो आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। ये सब नेविल गॉडार्ड ने ही तो सिखाया पढ़ाया हमको। तो इन्हीं के बेसिस पे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी इनको गुरु की तरह मानते थे, है ना, जिनकी पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, मिरेकल्स ऑफ द माइंड, टेलीसाइकिक, ये सब हमने पढ़ी है ना। ये सब डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताबें थी। नेविल गॉडार्ड को गुरु मानते थे। अब नेविल गॉडार्ड इस बारे में ही लिखते थे। तो यहाँ पे वो भी यही बता रहे हैं कि देखो सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब नेविल गॉडार्ड भी शुरू शुरू में जब लिखते थे तो यही लिखते थे कि हाउ यू कैन टर्न द फीलिंग इनटू फैक्ट। मतलब फील करो को कोई चीज आपके पास ऑलरेडी आ गई है और आप उसको अचीव कर लोगे। लेकिन कभी कभी उसको अचीव करने में टाइम लगता है, इजंट इट। तो क्योंकि रास्ते में ऑब्स्टिकल्स होते हैं। वो ऑब्स्टिकल क्या थे? वो वाली मेमोरीज और थॉट्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, बहुत स्ट्रांगली वायर्ड है ना। तो उनको वो हमारे अंधकार वाले एरियाज हैं। आप समझ लो एक बड़ा सा घर है आपका 15 कमरे का, उसमें से 7 घर में आपका अंधेरा है। कुछ नहीं, आप जाके लाइट जला दो। लाइट कैसे जलाएंगे? थैंक यू, आई लव यू 4 फ्रेजेस करो या सिर्फ आई लव यू बोलो, इनसे भी बत्ती जल जाती है वहां पे। और आप जीवन में अपना वो देखना शुरू कर दोगे। You'll see the shift on the transformation. हाँ जी। Neville began his career by teaching people how to get what they want with what he called awakened imagination. The short description of that phrase refers to Neville's favorite quote: Imagination, imagine, imagining creates reality. His very first book was titled At Your Command, which I later updated. In it, he explained that the word is indeed at your command. Tell the divine or God what you want and it will be delivered. But by Neville's later years, after 1959, he had awakened to a greater power, that of letting go and letting the divine operate through you.
The thing is, he couldn't recall his earlier books like a car manufacturer might recall a defective car. I have no idea if they upset him or not. I'm guessing not. He left them in the world because he felt the law was useful to help people get through the bumps in life. But I wanted to recall my books. I felt they were misleading people. I told Dr. Hewlin that I felt like I was doing a disservice to the world. Yeah, your books are like stepping stones, Dr. Hewlins explained. People are at various steps along the path. Your books speak to them where they are. As they use the book to grow, they become ready for the next book. You don't need to recall any books at all. They are all perfect. Yeah, so that's all we'll read. Thank you so much for reading Poonam so beautifully. Thank you. God bless you. So नेविल गॉडार्ड के बारे में बता रहे थे जब डॉक्टर जो वाइटाले, तो डॉक्टर जो वाइटाले कहते हैं कि अगर हम कोई भी, जैसे नेविल गॉडार्ड का भी बता रहे हैं कि वो शुरू में जब वो लिखते थे तो डेफिनेटली उनका इमेजिनेशन स्टेट अकिन टू स्लीप, जो सैट्स वर्ड है SATS, वो नेविल गॉडार्ड का ही तो क्रिएशन था ना, कि स्टेट अकिन टू स्लीप। सो वैसी क्रिएट करो, मतलब आप अल्फा स्टेट में अपने आप को लेके जाओ, जिसको हम स्लो ब्रेन वेव स्टेट बोलते हैं ना, जहाँ पे मैनिफेस्ट करते हैं चीजें कि पहले सांस लेके अपने आप को स्लो ब्रेन वेव करो। सो सैट जो था स्टेट अकिन टू स्लीप, मतलब जैसे स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाके, यही चीज तो हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी समझाई है। तो अगर सैट स्टेट में जाके आप जो इमेजिन करोगे वो आपका सच हो जाता है। यही नेविल गॉडार्ड की मेन टीचिंग थी। द वर्ड सैट्स एक्चुअली केम फ्रॉम हिम, स्टेट अकिन टू स्लीप। तो ये वाला, फिर उसके बाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी। बट इन 59 और सो, जब नेविल गॉडार्ड बहुत मतलब बुजुर्ग हो गए थे या उनका ट्रांजिशन का टाइम नजदीक आ गया था, उस टाइम ये बोलते थे कि लेट गो ऑफ ऑल। सो बेसिकली व्हाट ही मेंट वाज दैट लेट गो का इसका मतलब है रिलीज दैट अटैचमेंट फ्रॉम थिंग्स दैट यू वांट। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए आपको जीवन में क्या करना है, आपको कहाँ पहुंचना है, कैसी हेल्थ चाहिए, वो चाहिए। लेकिन उनके साथ व्हाट ही मेंट वाज रिलीज दैट अटैचमेंट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारी उनकी किताबें बेकार थी, फालतू थी। हम लोगों ने भी तो मैनिफेस्ट किया है ना। मैंने भी मैनिफेस्ट किया है ना कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मुझको डॉक्टरेट का अवार्ड दे रहे हैं, और मैंने उनके साथ अपनी फोटो अपने विजन बोर्ड पे लगा दी थी, और मेरे मेडिकल डायरेक्टर मेरे राइट पे, मिनिस्टर लेफ्ट पे, खादी का वो पहन के जैकेट जैसा और पजामा कुर्ता पहन के वो भी लगाया। बाय चांस वो वही कपड़ा पहन के आए, और वही तो मैंने बिफोर एंड आफ्टर की आप लोगों को, उस समय की बात है, 2021 की बात है। फिर मैंने आप लोगों को फोटो भी दिखाई थी कि देखो ये विजन बोर्ड पे लगाया, ये हकीकत है ना। इस तरह वो भी दिखाया था कि देखो कैसे मैनिफेस्ट हुआ। तो ये तो हम नहीं बोलेंगे कि मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है और वो बुक्स बिल्कुल रिडंडेंट थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे उस रास्ते में ऑब्स्टिकल्स नहीं थी, है ना। अगर ऑब्स्टिकल्स होती तो फिर वो शायद मैं उसको इतनी इफेक्टिवली जल्दी क्रिएट नहीं कर पाती, और मैंने बहुत जल्दी क्रिएट किया था। पीक कोविड का टाइम था, उस वक्त लोग बाहर नहीं निकल रहे थे बिना मास्क के, है ना। 2021 दिसंबर की बात है, 12 दिसंबर 2021 मैंने 2020 में ड्रीम लिस्ट बनाई थी अपनी, उसमें मैंने लिखा हुआ था, वियर्ड सा बिना बात का वो था, बट ठीक है, मुझे मन था। तो एनी हाउ वो सब हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत कुछ अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया है। और क्योंकि हम इस जर्नी में हैं, तो अगर आपने देखा है कि हम कोई भी चीज, जो मैंने भी आपको बताया कि कोई भी चीज लिखते हो, जैसे मैजिक चेक भी भर रहे हो, तो उसमें ऊपर थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिख लो, और उसके पीछे आप एफर्मेशन लिखो। सपोज आपने मैजिक चेक भरा है कि आपको कुछ खरीदना है, मे बी यू जस्ट वांट टू बाय अ न्यू बेड, है ना। तो आपको लग रहा है मुझे अपने बेडरूम में अपना बेड अच्छा सा चेस्ट ड्रॉर्स के साथ बहुत अच्छा वाला स्टाइलिश सा कुछ बेड लेना है। अब उसका कीमत आ रहा है 1.5 लाख रुपए। अब आपने अपना मैजिक चेक पे 1.5 लाख रुपए भरा, और आपने उसमें पीछे, फिर आई ऑलवेज टेल यू ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रैक्टिस को, कि उसके पीछे लिखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई वंडरफुल बेड दैट आई नाउ हैव इन माई बेडरूम। तो अब हम ऑलरेडी उसको थैंक यू की एनर्जी दे रहे हैं, तो हमारे हर सेंटेंस में क्लीनिंग हो रही है, ऑटोमेटेड क्लीनिंग हो रही है। क्योंकि डॉक्टर ह्यूलेन
थैंक यू ही बोलते थे उन पेशेंट्स के, वो पूरा उनका बायोडेटा खोल के हॉस्पिटल में, जब वो हवाई स्टेट हॉस्पिटल में थे बहुत बार सिर्फ थैंक यू बोलते थे, है ना। उससे वो भी एक क्लीनिंग टूल होता है थैंक यू। तो हमारे तो जहन में थैंक यू है, क्योंकि हम जो मैजिक बुक पे जो हमारी फाउंडेशन है, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि उसको, अगर वो अपनी वो फाउंडेशन है उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाते रहो, आपको कितनी भी बनानी है, आप इमेजिनेशन करो, आप एफर्मेशन करो। एफर्मेशन भी जो होती है, अगर आप उसके अगर थैंक यू की उसके पहले थैंक यू की पावर लगा देते हो तो उसमें बूस्टर डोज लग जाती है ना, बिकॉज ये वर्ड क्लीनिंग वर्ड होता है। तो ये आपके जो रोड ब्लॉक्स हैं, जो पिछले संस्कार, पिछली मेमोरीज जो हमारे अंदर हैं, जो टॉक्सिक थॉट्स, बरीड इमोशंस हैं हमारे, थैंक यू वर्ड उस एनर्जी में लाइट लेके आता है। तो इसलिए वो चीज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे से हो जाती है। अगर आपको पता है कि इवन रॉन्डा बर्न ने जब चैप्टर नंबर 13 में विजन बोर्ड बनाने को बोला था, तो उन्होंने यही कहा था कि ऊपर आपको 3 थैंक यू लिखना है, जो मैं हाईलाइट करती हूँ हर बार, है ना, कि ये वर्ड वो, उससे आपका विजन बोर्ड वैसे ही क्लीन हो जाता है। सो इस तरह से जब हम कोई भी ऐसे शब्द, इसीलिए अगर ग्रैटिट्यूड की पावर है, बिकॉज होपोनोपोनो का एक बहुत अहम हिस्सा होता है थैंक यू एंड आई लव यू, है ना। सो इस तरह से ये समझना हमको कि अगर कोई भी चीज, अगर ग्रैटिट्यूड के प्लेटफॉर्म से आप हासिल करना चाहते हो, वो चीज आपके पास आ जाएगी, बिकॉज उसमें क्लेanलीनेस ऑलरेडी आपकी हो रही है। तो ये चीज हमको ये समझनी जरूरी होती है। तो फिर डॉक्टर जो वाइटाले थे उनको लग रहा था कि अरे मतलब मैंने तो अपनी किताबों में सिर्फ इंटेंशन के साथ डाला है कि कोई भी चीज मांगो वो आपको मिल जाती है। तो डॉक्टर ह्यूलेन कहते हैं नहीं, वो उनका स्टेपिंग स्टोन था, उसी के ऊपर चढ़ के उसी के बलबूते पे वो यहां तक पहुंचेंगे। अगर तुम्हारी बुक्स नहीं आती अभी तक, तो अगर वो नहीं पढ़ते तो तुम्हारी जीरो लिमिट उनको समझ में नहीं आती। हम भी तो जीरो लिमिट अभी कर रहे हैं, हमने पहले की नहीं की ना। हाँ, मैंने पढ़ी हुई है, अप्लाई भी की है, सब कर लिया है, लेकिन हमने ऐसे अपनी पूरी फैमिली, एमएनएम की फैमिली और यूट्यूब फैमिली के साथ तो हमने अभी तक नहीं पढ़ी थी। हम भी तो अभी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर ह्यूलन ने हमको पढ़ने दी पहले नहीं, है ना। ऑब्वियसली उन्हीं का सोल, उन्हीं की कॉन्शियसनेस है जो ये सारी चीजें यहाँ अपने आप से लेके आते हैं, है ना। हम सब तो पपेट्स हैं, पपेट हैं और पपेटियर भी है तो डॉक्टर ह्यूलन के कॉन्शियसनेस ने हमको अब पढ़ने दिया ये वाली किताब। और बहुत लोगों की कॉन्शियसनेस है, मोर्ना सिमोना की भी है ना, मोर्ना सिमोना की कॉन्शियसनेस है, डॉक्टर ह्यूलन की कॉन्शियसनेस है, और भी उन लोगों की, डिवाइन की है, जो हमको अलाउ कर रहे हैं इस किताब को अभी पढ़ना, समझना और इसको आगे भी अच्छे से समझाना। और बहुत लोगों को यूज करके, पूरी टीम है, प्रिया है, प्राची है, चारू है, पूनम है, सब सब इकट्ठे पढ़ रहे हैं, सब इकट्ठे एक दूसरे को भी बता रहे हैं, तो हमारा पूरा आप सब हो, सब लोग अपने अपने घर में भी अपने अपने परिवार जनों को भी कुछ बता रहे हैं, उनको भी समझाने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं ये पावर तो कहीं और से आ रही है। हमें लगता है कि हम बड़े तोप चीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। कहीं से हमारी इंस्पिरेशन चल रही है, कोई भी हम अच्छा काम जीवन में कर रहे हैं, अगर हमें किसी से प्यार मिल रहा है, अगर आपने एक डॉग को देख के भी बोला थैंक यू, आई लव यू, तो ये कहीं ना कहीं से अंदर से इंस्पिरेशन आ रही है। हम ये ना समझे, हमारा कॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा नहीं करता है ना। कॉन्शियस माइंड में हमेशा दो चॉइसेस होती है। कॉन्शियस माइंड इंस्पिरेशन नहीं है, वो एक रास्ते पे आपको कभी नहीं चलाएगा, वो हमेशा आपको दो चॉइस देगा कि मैं ये करूं कि ये करूं, मैं अभी खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं पिज्जा खाऊं कि मैं बर्गर खाऊं, है ना, कि मैं रोटी सब्जी खाऊं, दाल चावल खाऊं कि मैं पिज्जा खाऊं। कॉन्शियस माइंड हमेशा चॉइस देता है आपको, उसमें से आपने जो चीज चूज की है वो आपकी धीरे धीरे सबकॉन्शियस में जाती है ना। और सबकॉन्शियस में ऑलरेडी कुछ मेमोरी है, वो उस हिसाब से लेते हैं। जैसे वही एक चीज है, समुद्र है, कोई बोलेगा अरे समुद्र का उफान इतना ज्यादा है, चलो चलो, दूसरा बोल रहा है वाह यार क्या राइजिंग टाइड से मजा आ गया देख के, है ना। तो हर इंसान एक अलग नजरिए से, एक अलग दृष्टि से देखता है, एक ही चीज है वो, एक ही चीज है। कई लोगों को लगता है जैसे लाइक अगर हम हैं तो हम लोग अगर 4 जने हैं और हमें लग रहा है कि किसी फ्लोर पे भड़ 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 करके किसी के यहाँ पे जश्न हो रहा है, उनके यहाँ म्यूजिक चल रहा है बहुत जोर जोर से, आपका सोने का टाइम हो गया, एक पर्सन देखेगा बोलेगा क्या ये रात में 11 बजे लाउड स्पीकर पे जोर जोर से ये क्या सेलिब्रेशन हुआ, दूसरों की सोचते नहीं है, इनमें सिविल मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी, है ना, सोशल मैनर्स नहीं है, हाँ नींद नहीं आ रही है 11 बजे इतना भी क्या। दूसरा पर्सन बोलेगा वाह यार क्या सेलिब्रेशन है, क्या मजा आ रहा हो उनको, क्या एक से बढ़ के एक गाने चला रहे हैं। तो दोनों के संस्कार अलग अलग हैं, दोनों अपने संस्कारों के हिसाब से एक ही चीज के प्रति रिएक्ट कर रहे हैं। और 4 लोग होते तो उन चारों का और अलग एक और कुछ वो होता फीडबैक,
है ना। ये हमारे रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि हमारा किस तरह से थॉट प्रोसेस जा रहा है, हम किस तरह से सोच विचार कर रहे हैं, क्या हम एक्शन ले रहे हैं, ये हमारे संस्कार होते हैं। तो डॉक्टर ह्यूलन यही बोल रहे हैं कि देखो वो किताब उनको पढ़नी समझनी थी, नहीं तो जिस इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही समझ में आए उनको कॉज एंड इफेक्ट कैसे समझ आएगा। उनको ये कॉज ही नहीं आएगा कि अच्छा कॉज ये भी हो सकता है कि हमारे पुराने संस्कार है, हमारे अंदर पुरानी मेमोरीज है। तो कॉज एंड इफेक्ट पहले समझाया, उसके बाद कहा कि देखो कॉज आपके सिर्फ दिमाग से नहीं आता या दिमाग की चॉइस से नहीं आता, कॉज खुद पीछे से भी आ रहा होता है पिछले जन्मों से, बस यही तो डिफरेंट है। तो ये डॉक्टर ह्यूलन समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारी किताबें उनको पढ़ना जरूरी था ताकि ये सब कॉज एंड इफेक्ट और ये सारी चीजें वो समझ पाए कि हमारे जीवन में जो होता है वो हमारे दिमाग से निकलता है, लेकिन हमेशा कॉन्शियस सबकॉन्शियस में और भी मेमोरीज होती हैं, है ना, जो आत्मा हर जन्म में इकट्ठा करके लेके आती है। और अब हमको ये किताब अगर पढ़ने को मिली है या इतना ज्ञान मिल रहा है कि हमको थैंक यू की पावर मैजिक बुक से मिली और ये सब, ये भी तो हमारे संस्कार ही है ना, जो हम अच्छे संस्कार लेके आए। और अगर कंसिस्टेंसी है तो और भी सोने पे सुहागा। इसका मतलब है आपके कर्म कितने अच्छे रहेंगे होंगे कि डाउट नहीं आ रहा, वो डाउट भी आ रहा है वो भी संस्कार है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में इतना धोखा मिला है कि हर चीज पे शक हो रहा है, कि इन टीचिंग्स पे भी हो रहा है कि आर दे एप्लीकेबल टू मी और नॉट, इजंट इट। तो ये सब हमारे वही हैं संस्कार इस तरह से। तो या दैट इज ऑल विल बी रीडिंग टुडे।